नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। एक जबरदस्त इस वक्त इंतजार एक खबर का हो रहा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे। आज बीजेपी ऐलान कर सकती है उत्तर प्रदेश की कुछ अहम सीटों के साथ साथ देश भर की कुछ अहम सीटों का, लेकिन सबसे ज्यादा नजर जो नरेंद्र मोदी पर है। क्या मोदी की उम्मीदवारी का, क्या मोदी की सीट का ऐलान होगा? क्या आज ये पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे? जी हां, उम्मीद इस बात की जा रही है। चुनाव समिति में यूपी पर चर्चा जो थी वो खत्म हो गई है। 80 सीटों पर हुई है बात। मोदी के वाराणसी से लड़ने की खबर अभी तक आ रही है, लेकिन इस पर मोहर लगनी बाकी है। थोड़ी देर में मोदी की उम्मीदवारी पर ऐलान हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी के नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कहां से मैदान में उतरेंगे? इन सवालों के जवाब बस अब से कुछ ही देर में मिल सकते हैं। बीजेपी अब से कुछ देर बाद अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी करने जा रही है। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की इस वक्त बैठक चल रही है और अंदर से जो खबर आ रही है वो खबर इस तरह की कि उत्तर प्रदेश पर चर्चा जो है वो खत्म हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर और इस पर देश भर की निगाहें इस वक्त लगी हुई हैं और इस खबर पर आज तक की पैनी नजर बनी हुई है। जैसे ही ये ऐलान होता है सबसे पहले हम आपको आज तक पर ये जानकारी देंगे। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और आपको बता दें, वो ये कि नरेंद्र मोदी के लिए पार्टी के अंदर कुछ भी हासिल करना ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल रहा है। ये जो 3 तस्वीरें यहां हम आपको दिखा रहे हैं ये उस बात की गवाह हैं। गोवा में जून 2013 की ये बात बता रहे हैं हम आपको। जबरदस्त गफलत हुई थी। सितंबर 2013 की ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में अड़ंगा था और इस वक्त आज के दिन अभी मोदी के नाम के ऐलान का इंतजार। तो ये पहली तस्वीर तब की है जब मोदी को चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष चुना गया था, जबकि दूसरी तस्वीर तब की है जब उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। आडवाणी और उनके समर्थक नेताओं ने नरेंद्र मोदी को रोकने की हर संभव कोशिश की थी, लेकिन संघ के दबाव में नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना पड़ा। तीसरी तस्वीर आज की इस वक्त की है जब नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे इस पर माथापच्ची चल रही है और ये माथापच्ची इस वक्त भी बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चल रही है। साफ है कि नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली की लड़ाई बेहद कठिन रही है। अभी भी ये साफ नहीं हुआ है कि नरेंद्र मोदी, ये इंतजार नरेंद्र मोदी का कब खत्म होगा। हमारे 2 वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ हैं। अमिताभ सिन्हा जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और तमाम खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ यहां पर है। अमिताभ, हम आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन प्रसून, मोदी के नाम को लेकर ये जो कश्मकश बीजेपी में चलती है ये क्या है? अगर इसे समझना है, ये जो इंतजार है ये अगर इतना ज्यादा होता है तो इसे हम क्या समझें? मोदी का विरोध है, मोदी के लिए सेफ सीट है या क्या है? सही 3 तस्वीरें आपने दिखा दी। जिक्र इसका भी कर दिया कि अभियान समिति का मसला जब गोवा में अटका था तब भी चीज़ें अटकी हुई थी। दिल्ली की बात भी आपने दिखला दी, जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर था वहाँ भी अड़ंगा था। वह स्थिति भी सामने आ गई और आज भी आ रही है। आप कह सकते हैं ये फितरत मोदी के साथ बन चुकी है और ये फितरत दरअसल इसलिए हम लोग के भीतर एक सवाल बन गया है क्योंकि मोदी खुद निर्णय बहुत तेज़ी से लेते हैं। याद कीजिए सिंगूर में जो हुआ था, एक SMS से इन्होंने निर्णय ले लिया था कि अब टाटा की कंपनी गुजरात में लगेगी और विद इन 24 आवर वहां पर कंपनी भी लग गई। मतलब बहुत साफ है, मोदी जिस तेजी से निर्णय लेते हैं और जब खुद उनका सवाल आता है तो उसमें अड़ंगे आ जाते हैं। अमिताभ से हमें यह जरूर पूछना चाहिए कि क्या मोदी को लेकर पार्टी के भीतर जो घमासान है वो गुजरात से बाहर देश में एंट्री को लेकर मोदी अभी सहज नहीं हुए हैं, असहज हैं, या फिर इतने सहज हो गए हैं कि बाकी नेताओं को लगने लगा है कि दरअसल उनकी सहजता जो है वो उनका एक तरफा है और पार्टी में अभी सहमति नहीं है और शायद यही उलझन है मेरे ख्याल से। सही बहुत 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 महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने कही है प्रसून कि मोदी अगर फैसला लेते हैं तो चुटकी बजाते हुए लेते हैं, तुरंत फैसला लेते हैं, लेकिन उनके नाम पर ऐसा नहीं हो रहा। अमिताभ, यही बात, ये कश्मकश, ये देरी आखिर क्यों? क्या विरोध बीजेपी के अंदर सहयोगियों और बाहर से ज्यादा है? अमिताभ,
देखिए, सीट को लेकर विरोध तो पूरी पार्टी का तो नहीं था, लेकिन इतना तो तय है कि वाराणसी की सीट को लेकर मुरली मनोहर जोशी ने सवाल उठाए थे। इसके चलते काफ़ी पेच फंसा, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी एक वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं और वाराणसी एक ब्राह्मण भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माना जाता है, ब्राह्मण वोटर बहुत ज़्यादा है, तो एक मुश्किल पार्टी के लिए थी। लेकिन एक चीज़ तो साफ है सईद, की दिल्ली को गुजरात के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ये बात भी समझनी पड़ेगी नरेंद्र मोदी को, क्योंकि हर बार अंतिम वक्त पर वो फैसला सुनाते रहे हैं। गुजरात की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में संसदीय बोर्ड है, अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड लेता है। इसके ऊपर संघ है, सरसंघ चालक पूरे परिवार के मुखिया माने जाते हैं, तो सबको साथ में लेकर चलना है। लोकतांत्रिक पार्टी है, पार्टी के अंदर संसदीय बोर्ड बैठता है, तमाम लोग मिल बैठकर अपनी अपनी राय रखते हैं, फिर एक अंतिम फैसला लिया जाता है। तो जाहिर तौर पर जब अड़ंगे पड़ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि जो अकेले फैसला लेने की जो नीति है उनकी, उसमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। गुजरात के चश्मे से निकलकर दिल्ली के चश्मे से सबको देखना पड़ेगा। दिल्ली की राजनीति में सहज होने के लिए उनको कम से कम आगे ऐसा बढ़ना पड़ेगा। कम से कम ये 3-4 घटनाएं उनको यही सीख दे रही होंगी। अमिताभ, आपने ये कहा कि हमें गुजरात के चश्मे से निकलकर दिल्ली के चश्मे से चीज़ों को अब देखना होगा। प्रसून, क्या कहीं यही गलती तो नहीं हो रही है, या अंदर बीजेपी के जो कश्मकश चल रही है, जो उठापटक चल रही है और जो चर्चाओं का दौर लगातार चल रहा है, वो यही तो नहीं है? या एक सेफ सीट की तलाश है, या नरेंद्र मोदी को इतने भारी अंतर से जिताना है जिसका असर आगे भी रहे और जिसका फायदा आगे भी मिले? प्रसून, क्या है ये? शायद हमें लगता है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात नहीं है, ये नेताओं के कद और उनके कद्दावर होने की स्थिति है। और कद्दावर होकर भी बीजेपी के नेताओं की हैसियत कम होती चली गई, यह एक सच है। क्योंकि केंद्रीय समिति में जो लोग थे और कद्दावर नेता थे, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, खुद राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, इन सबों को मात देकर मोदी यहाँ तक पहुँचे हैं। मतलब बहुत साफ है कि पहले उन्होंने अपनी पार्टी को हराया है और उसके बाद अब जब उन पर फैसला लेने की बात आई है, तो उस हारी हुई पार्टी के नेता कहीं ना कहीं ये तो कहेंगे कि आपको थोड़ा रुकना होगा, सहज होना होगा। और मेरे ख्याल से संघ भी के भीतर भी जब मीटिंग हुई है, इस बात का जिक्र उन्होंने नरेंद्र मोदी से किया है कि आप इस तरीके से आ रहे हैं, ऐसे लगता है कोई बुलडोजर आ रहा है जो आपको रौंदते हुए चला जाएगा, ऐसे मत आइए, सहज हो जाइए। तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी उतना नहीं है जितना है कि नेताओं के आपसी बड़े कद होने के भीतर का एक टकराव है। और इसीलिए मुरली मनोहर जोशी महत्व राजनाथ को नहीं देते हैं। राजनाथ नरेंद्र मोदी का नाम लेकर कोई भी स्ट्रेटजी सामने रखने से नहीं हिचकते हैं। गडकरी मोहन भागवत के करीब होकर भी कहीं ना कहीं उस रूप में आते हैं जहां टकराव हो वहां वो समझौता कराने पहुंच जाते हैं। हर की एक अपनी अपनी पोजीशनिंग है, लेकिन इस पोजीशनिंग में चूंकि अगुवाई करने वाला शख्स गुजरात से आ रहा है, उसे पचाने में थोड़ी देरी तो होगी और रास्ते में रुकावट तो होगी। बिल्कुल प्रसून। अमिताभ, दिग्गजों को मात देकर एक जीत पार्टी के अंदर हासिल की, प्रसून ने यह महत्वपूर्ण बात अभी कही। तो क्या ये जो विरोध है कहीं ना कहीं दबे स्वर में ही सही, किसी ना किसी रूप में ही सही, केंद्रीय चुनाव समिति में उठ रहा है मोदी के खिलाफ, जिसकी वजह से ये देरी हो रही है, ऐलान नहीं कर पा रही है केंद्रीय चुनाव समिति? अमिताभ, देखिए, इसके ऐलान के पीछे टकराव नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, तमाम राज्यों के उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देना है। उत्तर प्रदेश भी उनमें से एक राज्य है जहां 80 सीटों में से कम 60 सीटों पर पार्टी को अंतिम फैसला लेना है। इसलिए पार्टी लगातार सुबह से बैठक कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ अमिताभ, क्या हम ये मान सकते हैं कि मोदी पर फैसला हो चुका है, भले वो वाराणसी की सीट ही क्यों ना हो, और सहमति भी हो चुकी है? बिल्कुल, मोदी पर फैसला हो चुका है। पिछले 3 हमें लगता है अमिताभ, एक चीज और समझनी चाहिए। हम लोगों ने 1998 का चुनाव देखा, 99 का चुनाव देखा, 2004 का देखा, 2009 का देखा। कभी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पे वाजपेयी और आडवाणी को लेकर तो ये उलझन कभी नहीं रही, देरी कभी नहीं हुई, और यूपी को लेकर भी देरी नहीं हुई। 2004 और 2009 तो हमें याद है वो सूची किस तेजी से जारी की गई थी। सवाल यही है कि हर नाम पे माथापच्ची के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं विद्रोह ना हो जाए, बवाल ना हो जाए, गिरिराज सिंह जैसे कोई शख्स निकल कर ना आ जाए। ये सारी परिस्थितियां तो नहीं अमिताभ, हमें लगता है ये स्थिति हो सकती है शायद।
बिल्कुल प्रसून, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि अभी तक 6 महीने में सब कुछ फील गुड फैक्टर था। नरेंद्र मोदी की रैलियां हो रही थी, भीड़ आ रही थी, लोगों को लग रहा था कि अंडर करंट है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता गया है और जिस तरह से अड़ंगी पड़ी है उनको, शुरुआत वाराणसी की सीट से ही आप उदाहरण ले सकते हो, जब मुरली मनोहर जोशी ने सवाल उठाया, फिर सुषमा स्वराज का ट्वीट आया, विनोद शर्मा की विनोद शर्मा को पार्टी में लेने का सवाल आया, इन बिहार में जो बवाल हो गया, उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर बवाल मचा, तो तमाम चीजें हैं प्रसून जो ये दिखा रही हैं कि मुश्किलें हैं, रास्ते में कांटे बिछ रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मिल बांटकर फैसला लेने की कोशिश करनी चाहिए। संघ अगर ऊपर, संघ का हाथ सर पे है तो आगे बढ़ के सबको साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि सब नेता दिल्ली के राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। ऐसा किसी को ये आंक लेना कि अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो गए, सब खत्म हो गए, सब गौण हो गए, ये सोचना ठीक नहीं होगा। सबको साथ लेकर चलने की रणनीति बनानी होगी, और शायद यही कारण है कि इतनी सारी एक तरफा फैसले लेने की रणनीति बिना संवादहीनता के कारण ये तमाम मुश्किलें पैदा हो रही हैं। बिल्कुल अमिताभ, बने रहिए हमारे साथ। जो प्रसून ने बात कही थी कि मोदी दिग्गजों को पछाड़कर एक जीत पार्टी के अंदर हासिल कर चुके हैं, अमिताभ भी वही बात कह रहे हैं। संघ की बात जो प्रसून ने कही थी कि संघ ने कहा कि आप बुलडोजर मत बनिए, थोड़ा ध्यान से संभल कर सबको साथ लेते हुए चलिए, वही बात अमिताभ कह रहे हैं। प्रसून, अमिताभ, हम चर्चा आपसे आगे बढ़ाएं उससे पहले वाराणसी का मूड भांप लेते हैं। हमारे संवाददाता रोहित वहां पर मौजूद हैं। रोहित, क्या वाराणसी के लोग ये मान चुके हैं कि नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और क्या हलचल, किस तरह का इंतजार वाराणसी में इस वक्त सीट के ऐलान को लेकर हो रहा है? रोहित सईद, इस वक्त मैं वाराणसी के 80 घाट पे खड़ा हूं और हमारे साथ बीजेपी के विधायक जो बनारस के हैं रविंद्र जायसवाल जी वो हैं, और यूपी के जो महामंत्री हैं सतीश चौबे जी वो भी है पहले। लेकिन विधायक जी से ही बात कर लेते हैं क्योंकि बीजेपी के हैं। तैयारियां क्या शुरू हो गई हैं नरेंद्र मोदी के? जैसा कि आपने बताया और मीडिया दिखा रही है कि मोदी बनारस से लड़ने जा रहे हैं, घोषणा अभी हुआ नहीं है, लेकिन मीडिया के क्या यह समाचार आया कि सूत्रों के माध्यम से हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि शहर के अंदर एक पूरा जश्न से बना हुआ है। बनारस का नौजवान, बनारस के लोग, कि अब हमारे पूर्वांचल का विकास होगा। यहाँ से जो नौजवान भाग करके अहमदाबाद में जाकर गुजरात में नौकरी कर रहे थे, अब उनको लगता है कि हम अपने घर से दूर, अपने माँ बाप को छोड़ करके, पत्नी छोड़ करके गुजरात नहीं जाएंगे। तो जो यहाँ मोदी के बनारस से लड़ने से क्या पूरा उत्तर प्रदेश में एक फायदा होने? पूरा निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश का विकास होगा। जो उनका मॉडल है, जो उनका राजनीति का एक IQ है, इस कारण से पूरे प्रदेश का विकास होगा। विशेष तौर पर जहां से वो सांसद होंगे उसके पूर्वांचल का विकास और बेहतर होगा, वाराणसी का भी, बनारस का भी। कांग्रेस के भी नेता हमारे साथ चौबे जी। कांग्रेस, ये बताइए, नरेंद्र मोदी की आंधी बताई जा रही है, लहर बताया जा रहा है, तो क्या लगता है इस आंधी में कांग्रेस कहां अपने आप को पाती है उत्तर प्रदेश में? ये आंधी कहाँ है? हम लोग बनारस के रहने वाले हैं, 4-5 पीढ़ियों से हम बनारस में हैं। हम लोगों को तो कहीं आंधी दिखाई नहीं पड़ रही है। और जहाँ तक विकास का उनका मॉडल है, मैं ये आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि क्या जो गुजरात का गोधरा मॉडल है वो इस उत्तर प्रदेश और बनारस में भी चलेगा? बड़ा ये सेंसिटिव सिटी है, कम्युनल आग पर ये खड़ा हुआ शहर है। बड़े यहाँ के लोगों ने बड़े धैर्य से यहाँ शांति बना रखी है। हमें तो डर है कि कहीं मोदी के आने के बाद ये सांप्रदायिक तनाव न फैल जाए और पुनः बनारस में गोधरा न हो जाए। इसकी भी संभावना को देखते हुए हम पूरे मन से ये चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास का मॉडल गोधरा नहीं हो सकता, विकास का मॉडल राहुल गांधी का भी हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो कांग्रेस वो ये कह रही है कि कांग्रेस थोड़ी घबराई हुई है। लगता है नरेंद्र मोदी का एक जो छवि कम्युनल चेहरा बना हुआ है, कहीं वो सांप्रदायिक हिंसा या सांप्रदायिक तनाव न हो जाए बनारस में उनका यहाँ कैंडिडेट होने पर, ये कांग्रेस की आशंका जरूर है। बिल्कुल रोहित, ये तो समर्थक और विरोधियों की बातें हैं जो वो हमेशा करते हैं, लेकिन इस वक्त जो इंतजार हो रहा है वो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से होने वाले ऐलान का।